महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के "एक है तो सेफ है" वाले नारे पर हमला किया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पोस्टर्स दिखाए। दोनों पोस्टर्स को लेकर उन्होंने एक लॉकर में बाकायदा पोस्टर्स को निकाला गया और पहले पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ साथ "एक है तो सेफ है" के नारे पर वार किया, जबकि दूसरे पोस्टर के जरिए उन्होंने मुंबई के धारावी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में धारावी सेफ नहीं है। "एक है तो सेफ है" ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, "एक है तो सेफ है" स्ट्रेटेजी का लक्ष्य देखिए, "एक है तो सेफ है" धारावी का मैप है। ये भी दिखा दीजिए दूसरा पोस्टर। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। वहीं राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी ने भी एक पोस्टर दिखाया। बीजेपी का कहना है कि "एक है तो सेफ है", लेकिन राहुल गांधी फेक है। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब "एक है तो सेफ है", राहुल गांधी फेक है। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के "बटेंगे तो कटेंगे" के नारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने इस नारे को लेकर बीजेपी पर वार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो हमला करेगा उसे हम काटेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। उन्होंने बीजेपी के भड़काऊ नारे को महाराष्ट्र की एकता के खिलाफ बताया। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिम्मत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। तो मतदान से पहले महाराष्ट्र चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन आप अब आम नहीं रही, वो खास हो गई है। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हज़ारों कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नज़र नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में बदल चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी के कई इलाकों में AQI लेवल 1000 के पास पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में शामिल सभी सरकारों को ग्रैप 4 लागू करने को कहा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में काफी सख्ती दिखाई है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं?
दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया। इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रैप 3 लागू करने के अंदर काफी देरी बरती गई। दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारागार साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको निर्देश दे कि आप कमेटी बना करके सुनिश्चित करें कि ग्रैप 4 के जो नियम बनाए गए हैं वो ग्राउंड पर काफी अच्छे तरीके से लागू हो रहे हैं। तो काफी सारी टीम्स बनाई जाएंगी जो इसका पूरा एनफोर्समेंट करने की तरफ ध्यान देंगी। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और एनसीआर के स्कूल्स हैं उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक कि एयर क्वालिटी में सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर पराली जलाने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और वो नासा की सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि उसका डाटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिया जाए, कोरिया की सैटेलाइट से लिया जाए और दूसरी सैटेलाइट से लिया जाए, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ा जा सके और उसके अंदर उसके ऊपर कंट्रोल लेकर के आया जाए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रैप 3 है या 4 है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी सुझाव दिए जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो सुझाव देगी कि किस तरह से ये ग्रैप 3 और ग्रैप 4 उनको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अभी AQI 450 के पार पहुंच गया, ऐसे में ग्रैप 4 लग गया, लेकिन जब तक हमारा आदेश ना हो ये ग्रैप 4 को डाउनग्रेड नहीं किया जाए। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अपना अगला आदेश नहीं देता तब तक दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के ऊपर रोक रहेगी। दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जो डीजल पर कमर्शियल डीजल व्हीकल दिल्ली के अंदर आते हैं उनका आना भी बंद रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पॉल्यूशन के मुद्दे पर कहा कि देश की कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली रही। हालांकि बीच में बाजार में रिकवरी दिखी, लेकिन रिकवरी होल्ड करने में बाजार नाकाम रहा। लगातार 7वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 79 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप में हल्की तेजी देखने को मिली। वहीं आज सबसे ज्यादा दबाव IT शेयर्स पर दिखा। IT इंडेक्स 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। तो IT शेयर्स में तेज गिरावट रही। दरअसल ये गिरावट ग्लोबल कारणों की वजह से आई है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं हर्षदा सावंत। भारतीय IT कंपनियों में आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट इंट्राडे में 1200 पॉइंट से ज्यादा का भी नुकसान ये इंडेक्स दिखा चुका है, चाहे वो दिग्गज कंपनियां या फिर मिड कैप कंपनियां। बिकवाली की वजह लेकिन आप कह सकते हैं विदेशी बाजार और खासतौर से अमेरिकी मार्केट्स है। अमेरिका में दरअसल जब हम छुट्टी पर थे, जेरोम पावेल जो अमेरिकी फेडरल चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बयान दिया और उनका बयान साफ तौर से कहता है कि देखिए इस समय उनको ऐसे कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं कि जल्दबाजी में रेट कट्स और होने चाहिए। इन्होंने पिछले 1.5-2 महीनों में वैसे भी करीब 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है। अब यहां से आगे ऐसी इकोनॉमी कोई सिग्नल नहीं दिखा रही है कि जल्दबाजी में रेट कट होना चाहिए। जेरोम पावेल स्पेसिफिकली कहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत है, जॉब्स डेटा की तरफ से मजबूत संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई इमीडिएट रेट कट आने की गुंजाइश नहीं है। इसी बयान को सुनकर दरअसल नैस्डैक जो अमेरिका का टेक इंडेक्स है वहां पर प्रेशर देखने को मिला। वो इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में 2% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और उसी की इंपोर्टेड मंदी का असर
भारतीय आईटी कंपनियों पर बनता दिखाई दिया है। लेकिन एक और चीज आपको गौर करनी है कि पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी का आईटी इंडेक्स वैसे भी 5 से 6% तक के गेन्स दिखा चुका था। खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि शायद एक कारण या फिर बहाना चाहिए था, वो बिकवाली हावी हुई। और ऐसे संकेत ये भी मार्केट ने पकड़े हैं कि शायद एफआईआईज जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में डिसेंट पोजीशंस आईटी स्टॉक्स में बना रखी थी, उनकी तरफ से भी कुछ लिक्विडेशन आया। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा का कहना है कि निफ्टी 23,200 तक फिसल सकता है। साथ ही राहुल शर्मा ने यह भी कहा कि बाजार का सेटअप अभी कमजोर है। अब तक ब्रॉडर मार्केट संभला हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 23,500 के नीचे निफ्टी में और ओवरऑल जो हिसाब से सेलिंग हमें देखने को मिली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग एग्रीवेट होती दिख सकती है। 23,200 तक की हमें लगता है कि एक उम्मीद है, जहां पर निफ्टी में एक सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ जहां पे कैपिचुलेशन होने के चांसेस है। तो हमें लगता है कि 23,200 तक के लिए बायस फिलहाल पॉजिटिव है निफ्टी के अंदर। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वहां पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमें लगता है कि 1000 पॉइंट की क्विक स्लाइड देखने को मिल सकती है। आज के सेशन में आउट परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन आता है 50,000 के नीचे, तो बैंक निफ्टी में भी आप ध्यान देके चल सकते हैं। 49,000 48,800 तक के लेवल्स भी नीचे में आ सकते हैं। तो ये मार्केट अभी भी काफी अच्छी तरह से ग्रिप में है बेयर्स के। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा कि एफआई के तकरीबन 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी शॉर्ट उपस्थित है। साथ ही में कैश में उनके फिगर्स अभी तक नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ्लोज का भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो सेटअप है अभी भी वीक है। और जो की इंडाइसेस है फ्राइडे को अपने 40 वीक मूविंग एवरेजेस के नीचे बंद हुए, जैसे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 500 इंडेक्स। तो मोटा मोटी मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज है जब तक 23,800 का लेवल डिसाइसिवली निकलता नहीं निफ्टी के अंदर। जो भी बाउंस बैक वगैरह देखने को मिले, उसे पुट्स बाइंग करने के लिए आप ये स्ट्रेटेजी लगाकर चल सकते हैं। और ओवरऑल दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में बायस जो है वो बेरिश है शॉर्ट टर्म के लिए। आलू, टमाटर और प्याज के दाम गिरने पर अब किसानों को इन्हें फेंकना नहीं पड़ेगा। सरकार अब किसानों को इस पर मॉडल रेट देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% मिलकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी आपने देखा होगा कि किसान आलू, टमाटर, प्याज को अगर ज्यादा मात्रा में उगा देते हैं तो बाजार में उसका रेट गिर जाता है, कोई भी किसान से वो खरीदता नहीं है, किसान को उसको फेंकना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है और अगले साल किसान वो कमोडिटी दोबारा से नहीं उगाता। ऐसे में सप्लाई घट जाती है और प्राइजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि आलू, टमाटर और प्याज की सप्लाई पूरे साल मिलती रहे, तो सरकार ने किसानों को एक मॉडल रेट देने का फैसला किया है। अब मॉडल रेट कैसे तय होगा? जो आईसीआर है वो पहले तो इनकी एक लागत तय करेगा, उसके अंदर 50% का मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और बाद में जो भी अगर बाजार में उसकी जो कीमत होती है और जो मॉडल रेट है उसका जो डिफरेंस है वो किसानों को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50% दोनों आधी 50-50% इनके नुकसान की भरपाई करेंगी। तो सरकार को ये लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो किसानों को उनको सुनिश्चित रहेगा कि उनकी फसल खराब नहीं होगी, उसकी फसल उसको उगाने के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा और इनकी सप्लाई लगातार बनी रहेगी। तो आगे से जो आलू और टमाटर और प्याज की जो महंगाई है उसको भी काबू करने के अंदर मदद मिलेगी। तो सरकार इसको जल्दी ही लागू करने की तैयारी कर रही है और जल्दी राज्यों को चिट्ठी भेज करके सरकार इस पूरी योजना की जानकारी देगी। राजधानी दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने टैक्स पेयर लाउंज का उद्घाटन किया। इस टैक्स पेयर लाउंज में आप अपनी टैक्स की समस्या जितनी भी हो, आप समाधान पा सकते हैं ऑन द स्पॉट। इस मौके पर मैंने सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल से खास बातचीत की। रवि अग्रवाल ने बताया कि ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत टैक्स पेयर्स को 31 दिसंबर तक विदेशों में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है और इसी सिलसिले में ऐसे टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके रिटर्न्स में अंतर या फिर मिसमैच पाया गया है। ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत विभिन्न देशों से जो अगर संपत्ति है या आय है वहाँ विदेश में, उसके बारे में जानकारी आती है, हर वर्ष आती है। और इस बार हमने उसको मैच किया इनकम टैक्स रिटर्न से और जहाँ पर ये देखा कि वो जो संपत्ति या आय है
जिसको कि उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के FA शेड्यूल एक होता है, उसमें उसको दर्शानी चाहिए। वो अगर नहीं दर्शाई है तो उसको टैक्स पेयर को ये बताया गया है कि भाई ये एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि नोटिस में आई है, आप इसको समय पे इसको ठीक कर लें। इसका पर्पज़ ये है कि टैक्स पेयर जो है हम व्हाट वी बिलीव इन इज़ कि टैक्स पेयर को हो सकता है ये अगर वो नहीं रह गया है उसको बताने से तो उसको जानकारी नहीं होगी या उसको प्रावधान का पता नहीं होगा। तो अगर उसको बताया जाएगा तो टैक्स पेयर अपने यहाँ स्वतः आएंगे और उसको फॉलो करेंगे। 31 दिसंबर तक की आपने समय सीमा तय की है। अगर इस दौरान कोई टैक्स पेयर ये नहीं कंप्लाई कर पाता है तो क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई की? समय सीमा जो है वो आयकर अधिनियम में ही प्रावधान है 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो वो सबके लिए है। और अगर वो नहीं फाइल होता है तो जो उसमें इनकम टैक्स एक्ट के जो और प्रावधान हैं वो लागू होंगे। इनकम टैक्स कानून की बात करें तो लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि इसे न सिर्फ भाषा में बल्कि जमीनी तौर पर भी सिंप्लीफाई किया जाए, तो किस तरह से अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे? जैसा आपको विदित होगा कि जुलाई में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका ऐलान किया था, घोषणा किया था अपने बजट स्पीच में कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इनकम टैक्स का करेंगे, जिससे कि हम जो एक्ट की भाषा है उसको और हम सरल कर पाएँ, जिससे कि टैक्स पेयर उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए, इससे लिटिगेशन भी कम हो। तो उसी के उसमें कंप्लायंस में हम लोग वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ऑनलाइन पोर्टल में जो है बाकी करदाताओं से और बाकी सब लोगों से भी हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। हर एक जो सुझाव आ रहा है, 6000 से ज़्यादा सुझाव हैं, हम तो बल्कि और इनवाइट करते हैं और सुझाव सब लोग दें। सब सकारात्मक अगर सुझाव देंगे, मिलते हैं हमको, तो उसको हर एक सुझाव को हम लोग की टीम उतनी ही इसी जिम्मेदारी से उसको देखती है, उसको एनालाइज कर रही है कि किस तरह से उसको किया जा सकता है, एक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने अधिनियम को, देश को जब हम नया अधिनियम देंगे तो उसको इसके लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मणिपुर से, जो एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले हफ्ते सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादियों के मारे जाने के बाद राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके बाद जिरीबाम में विस्थापितों के एक कैंप से 6 लोग लापता हो गए। बाद में इनकी लाशें नदी में तैरती हुई मिली। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और नेताओं के घरों पर भी हमले किए। राजधानी इंफाल में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़, 6 लोगों के लापता होने और 7 नवंबर को एक महिला को जलाकर मारने की घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मामले पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्रालय के नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, आईबी, असम राइफल्स और सीएपीएफ के अधिकारी शामिल होंगे। इधर कॉनराड संगमा की एनपीपी ने बीजेपी के एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। संगमा ने हालात के नियंत्रण में मणिपुर सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बैंकों को एमएसएमई को कर्ज मुहैया कराने के लिए आगे आने को कहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई अभी ग्रोथ की उम्मीदों से भरा हुआ सेक्टर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोलेटरल पॉलिसी से हटकर थोड़ा इनोवेटिव मॉडल अपनाने की जरूरत है। MSME not merely as a sector of risk, but as a sector of brimming opportunities, what has got to be on the top of the table for public sector banks? Banks should target lending. I said 1.54 lakh crores more this year than the usual business as usual limit of 4.21 lakh crores. But banks next year for 25-26 should target lending of 6.12 lakh crores and 7 lakh crores for 26-27 for the MSMEs. 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील पहुंचे। नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। यहां रियो डी जेनेरो में G20 समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे।
18 और 19 नवंबर को रियो में G20 देशों का समिट होगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था कि वो समिट में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के विजन को लेकर चर्चा करेंगे। इसको लेकर काफी उत्साहित है। साथ ही वहां मौजूद राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत करेंगे। समिट के बाद प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गुआना में रहेंगे। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया का ये सम्मान हासिल करने वाले दूसरे विदेशी हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ II को ये सम्मान मिला था। साथ ही ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रधानमंत्री को मिलने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने यहाँ प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझेदारी को अहम बताया। कोल्ड प्ले म्यूजिक बैंड फिलहाल के वक्त में ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया का काफी पॉपुलर बैंड बन गया है। मुंबई और अहमदाबाद में अगले साल उनके शो होने वाले हैं और टिकट को लेकर काफी दीवानगी युवाओं में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि टिकट लाइव होते ही तुरंत बिक गए। तो युवाओं में किस तरह से कोल्ड प्ले को लेकर क्रेज दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं केतन जोशी। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले भारत के युवाओं में भी अब इतना पॉपुलर हो गया है कि चंद ही मिनटों में सारी टिकटें बुक हो गई। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं, जहां पर अगले साल जनवरी में ये शो होने वाला है। आयोजकों ने पहले दिन की टिकट जो बिक गई तो दूसरे दिन का भी अनाउंसमेंट कर दिया और वो भी सारी टिकटें बिक गई। इस स्टेडियम की क्षमता है 1,10,000 और 120 मिनट में 2,20,000 टिकट है वो सोल्ड आउट हो गई। अब आशंका ये भी है कि जब ये शो होने वाला है उनके आसपास होटल और एयरफेयर भी काफी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से कोल्ड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग आने वाले हैं। इससे पहले मुंबई में भी ये शो होने वाला है, जहां पर लगातार 2 दिन की जो शो की टिकट है वो भी बुक्ड हो गई। यानी कि लोग टिकट चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है। शायद टिकटों की कालाबाजारी होने की भी आशंका है। यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पर कोल्ड प्ले के मिलियंस ऑफ व्यूअर और फॉलोअर्स है। उनकी एक एक गीत और एक एक कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग लाखों का खर्च भी कर देते हैं। नेशनल प्रेस डे के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया कारोबार की एक बड़ी समस्या को रेखांकित किया। अपने संदेश में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल मीडिया के चलते ट्रेडिशनल मीडिया को नुकसान हो रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज बनाने से लेकर पत्रकारों की ट्रेनिंग पर जो खर्च करता है उसका फायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं। As we see, consumption of news and consumption of content is rapidly shifting from the conventional modes to the digital media. The traditional media is losing out financially because of this change. The investment done in creating a team of journalists, training them, having editorial processes, having methods to check the veracity of news, taking the responsibility for the content, all those investments, which are huge investments both in terms of time and money, those are becoming irrelevant by the way the platforms are having a very unequal edge in terms of the bargaining power they have vis-a-vis the conventional media. तो टीवी अखबार को डिजिटल मीडिया से क्या नुकसान है और इसके चलते आपके जैसे कंज्यूमर को क्या नुकसान हो सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।